Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Yoni Classes. Oh sorry, welcome back to SOSC Yonicons YouTube चैनल। और आप सभी के लिए मैं आज लाई हूँ आपके स्टेम के MCQs। इसमें हम साइंस के MCQs लेके आई हूँ। 40+ MCQs हैं, स्टेम के लिए भी है और AFPS के लिए भी है। तो दोनों ही क्लास के बच्चे जो हैं, दोनों ही डोमेन के बच्चे जो हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। और जो बच्चा जुड़ता जा रहा है जल्दी से जो है इस वीडियो को लाइक कर दे अपने प्रेजेंट शो करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास थोड़ी सी लॉन्ग भी हो सकती है, तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा MCQs है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, है ना। और आपको पता होगा कि मेरा ये रूल है कि मैं जो हूँ सीधे सीधे बस क्वेश्चंस को बोलती नहीं हूँ, मैं उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ। क्योंकि अगर आप MCQs की वीडियो देख रहे हैं तो आपका यहाँ से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको चैप्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट जो है, और नंबरिंग यहाँ पे MCQs की डिफरेंट हो सकती है। बाय द वे आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे देना इन सब के, ताकि आप सभी को पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चंस को ठीक किया है और आपके 40+ MCQs में से टोटल कितने मार्क्स आए हैं, आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। शायद से 42 MCQs हैं, आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं, आप काउंट भी कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सोनरस इफ इट, यानी कि एक सब्सटेंस है तो वो जो है वो सोनरस है, ये हमें कैसे पता चलेगा। मतलब कि कोई क्ल्यू तो मिलना चाहिए ना कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। और आपको पता होगा कि सोनरस प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, ये होती है आपकी मेटल के अंदर, है ना। मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी, जैसे कि डक्टिलिटी, मोबिलिटी और सोनरस और लस्ट्रस, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है सोनरस। सोनरस वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि जो मेटल है उससे साउंड निकलती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रोड्यूस आर रिंगिंग साउंड व्हेन बिटन, यानी कि जब हम उसको पीटते हैं तो उसमें से एक रिंगिंग जो साउंड है वो निकलती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने इसका मतलब चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पिक द ऑड वन फ्रॉम द एलिमेंट्स। यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें जो है उनमें से जो ऑड है, यानी कि जो इन चारों में से एक डिफरेंट है, मतलब कि 3 एक जैसे ग्रुप के हैं और एक जो एलिमेंट है वो किसी अदर ग्रुप का है, तो हमें उस एक को ही ढूंढना है। सो ऑप्शन ए है गोल्ड, यानी कि सोना, बी है पोटेशियम, सी है कार्बन एंड डी है प्लेटिनियम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स रुकनी नहीं चाहिए। आप सभी का अब एग्जाम इतनी नज़दीक है तो हर किसी को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे वीडियो में थोड़ी ना नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे आप सभी करो और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को टिक करके आना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर जो है आ रहा है सी, और बहुत से बच्चों ने इसका आंसर भी सी ही करेक्ट किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन, बिकॉज कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, ये चीज़ याद रखना। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी गोल्ड, प्लेटिनियम, पोटेशियम, ये सब आपके मेटल के अंदर काउंट होते हैं। Now the next question is sodium. Sodium metal is dipped in which of the following substance for storage? Sodium यानी कि Na एक मेटल होता है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम किसी सॉल्यूशन में डुबो कर रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि हम उसको अच्छे से स्टोर कर सकें। तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है जिसमें हम उसको जो है डिप करके रखते हैं। तो ऑप्शंस आप सभी के पास दिए हुए हैं। पहला है वैसलाइन, सेकंड है केरोसिन, थर्ड है पेट्रोल एंड फोर्थ है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स रुकनी नहीं चाहिए भाई, आंसर दो जल्दी जल्दी। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हाँ, आंसर्स बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोसिन। कैरोसिन जो है इसमें सोडियम को जो है कैप्ट करके रखा जाता है, डुबो के रखा जाता है, बिकॉज सोडियम जो होता है, Na जो होता है, ये काफ़ी वेरी वेरी रिएक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये जो है एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसको हम एयर के कॉन्टैक्ट से बचा कर रखते हैं, और कैरोसिन जो है आपका उसमें इसको डिप करके रखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज
एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल, यानी कि इनमें से कौन सा जो है यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर। ऑप्शंस आप सभी को गिवन है। फर्स्ट है कोल गैस, सेकंड है नाइट्रोजन गैस, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चा आता जा रहा है, दोबारा से बोल रही हूँ, प्लीज़ जो है लाइक करो भाई, मैं आप सभी के लिए मेहनत में वीडियो बना रही हूँ इतनी, और ठंड भी है, और सही बताऊँ तो मेरे को ठंड भी लगी हुई है, मेरे को कोल्ड हो रखा है और मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी एक थोड़े से ज़ुकाम की वजह से आप सभी का एग्ज़ाम जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, तो मैं यही चाहती हूँ, इसलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, है ना। और 2-3 दिन की बात है बस, अभी तो पढ़ना है, फिर आपका SOSC का एग्ज़ाम जो है सारे कंप्लीट हो जाएंगे और आप फिर फ्री हो जाओगे। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक्स की प्रिपरेशन करनी है ना, उसके बाद तो फ्री हैं। तो देखिए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे ख्याल से ए जो है बहुत बच्चों ने करेक्ट किया होगा, कोल गैस। अब कोल गैस जो है वो इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती है, और ये कब प्रोड्यूस होती है कोल गैस, ये तब प्रोड्यूस होती है जब हम कोक का प्रोडक्शन करते हैं। जब हम कोक का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे को कोल गैस जो है वो मिलती है, इसलिए ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट है। एंड ये किस क्वेश्चन से, किस चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी मुझे बताओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन द सेम लैंड इज कॉल्ड, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि हम जो है डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली ग्रो करते हैं एक सेम लैंड पर, उसको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। क्रॉप प्रोडक्शन में आपने क्रॉप जो है उसको तो समझा ही होगा कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स के ग्रुप को हम क्रॉप कहते हैं, जो कि एक सेम लैंड पर और बहुत लार्ज स्केल पर जो है उसका प्रोडक्शन होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ये पूछा गया है कि वे क्रॉप्स जो कि डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट मतलब कि कुछ यहाँ पर एक दो किसी और पौधा है, फिर एक दो किसी और चीज़ का पौधा है, इस तरीके से। तो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, उनको ऑल्टरनेटिवली उगाया जाता है सेम लैंड पर, तो उनको क्या बोला जाता है। उनको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप सभी को करेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉप रोटेशन, सेकंड है क्रॉप चेंज, थर्ड है क्रॉप ऑल्टरनेशन एंड फोर्थ है क्रॉप रेवोल्यूशन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी फास्ट। सॉरी, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्रॉप रोटेशन। इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट वाला है, ना कि आप इसको क्रॉप ऑल्टरनेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप ऑल्टरनेटिवली लिखा हुआ था, तो कोई बच्चा जो है थर्ड को भी टिक करेगा, बट थर्ड ठीक नहीं है, करेक्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज टू ऑब्जर्व सेल्स, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। अब आप सभी सेल्स को ऑब्जर्व कैसे करोगे, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ बताओ। जब तक आप सेल को देखो नहींगे तब तक आप उसको ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, है ना। आपने खाली सेल के बारे में सुना है, जब तक आप उसको देखो नहींगे, उसको देखकर समझो नहींगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, है ना। किसी भी चीज़ को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, तो हमें उसको देखना पड़ता है। और देखते हम कहाँ से हैं, हम देखते हैं अपनी आईज़ की हेल्प से। लेकिन जो सेल है आपका वो तो इतना छोटा होता है कि वो हमें अपनी नेक्ड आईज यानी कि खुली आंखों से नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर, सेकंड है माइक्रोस्कोप, थर्ड है पेरिस्कोप एंड फोर्थ है टेलीस्कोप। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपको पता होगा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एंड स्कोप यानी कि बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम शाफ, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि हम ग्रेन्स में से शाफ जो है उसको सेपरेट करते हैं, तो उसको हम उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं। फर्स्ट है थ्रेशिंग, सेकंड है हार्वेस्टिंग, थर्ड है विनोइंग एंड फोर्थ है ट्रांसप्लांटेशन, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रेशिंग। करेक्ट आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, मेरी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करो और लाइक कर दो। आप सभी करते नहीं हो, मुझे पता है आप सभी को ठंड लग रही है वीडियो देखते हुए भी, आपका मन कर रहा होगा कि क्या यार कितना पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो कि मैं इतनी ठंड में आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा तो मेरे को भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए आपकी तरफ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम मेडिसिन ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अप्लाइड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच मेडिसिन आर कॉल्ड। ओके, तो बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वे मेडिसिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हम कब लेते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उनकी ग्रोथ को, जिससे कि डिजीज होती हैं बहुत सारी, उन मेडिसिन को हम लेते हैं। तो वो मेडिसिन जो है उनको नाम क्या दिया जाता है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, 1 सेकेंड, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबॉडीज, सेकंड है एंटीबायोटिक्स, थर्ड है एंटीसेप्टिक्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज बोल रही हूँ मैं, एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एंटीबायोटिक्स। आपने सुना होगा कि ये बोला जाता है, जैसे कि जो देसी नुस्खे होते हैं उसमें बोल देते हैं कि हल्दी जो है, टर्मरिक, उसको लेना चाहिए, वो एंटीबायोटिक होती है। वो रियली एंटीबायोटिक होती है, ऐसी बात नहीं है कि बोला जाता है, वो सच में होती है। तभी तो हमें कोई चोट वगैरह लगती है, कोई जख्म होता है, तो डॉक्टर भी हमें जो है हल्दी का दूध पीना प्रेफर करता है, बिकॉज जो हल्दी है, जो आपकी हल्दी होती है, वो सच में एंटीबायोटिक होती है। इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और इन मेडिसिन को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करते हैं, उनकी ग्रोथ को किल करते हैं, जिससे कि वो डिजीज फैलाते हैं, उसको नाम दिया जाता है एंटीबायोटिक्स का। इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कमेंट्स रुकनी नहीं चाहिए, कमेंट्स में आंसर आपका आना चाहिए। हर बच्चा कमेंट करे, आज तो एटलीस्ट करो कमेंट, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, कितना दूध में हो और कितना पानी में हो, सब पता चल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है सिलोस आर यूज्ड टू। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा ही आसान। क्या है सिलोस? सिलोस जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन में हमारे को ये पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है ग्रोथ क्रॉप्स इन फील्ड्स, ठीक है, आपको दिया हुआ है ग्रोथ क्रॉप्स इन द फील्ड्स। सेकेंड आपको दिया हुआ है क्रॉप ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है स्टोरेज डैमेज ग्रेन्स। डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप जल्दी से इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। इतने में थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी, थोड़ा सा मेरे गले को आराम मिलेगा। और कमेंट्स रुकनी नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। ओके, नाउ मैं इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। कुछ बच्चों ने गेस किया होगा, कुछ बच्चे बड़े चालाक भी होते हैं, गूगल मार लेते हैं दिखाने के लिए, बट वो चालाकी चालाकी रह जाएगी, क्योंकि आप पेपर में गूगल नहीं कर पाओगे, है ना। देखो, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सिलोस होता है उसका यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? पेस्ट से, लाइक रैट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो ऑब्वियसली ये जो है पेस्टिसाइड्स के अंडर ही आता है सिलोस। एंड इससे क्या किया जाता है, इससे मतलब रख दिया जाता होगा इसको, जिससे कि जो रैट्स वगैरह हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो भाग जाए या फिर वो मर जाएं, है ना। चूहे मारने की दवाई भी तो होती है ना, तो उसी के अंडर आता होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बिफोर स्टोरिंग, यानी कि स्टोरिंग से पहले, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन दी। स्टोरिंग करने से पहले जो है ग्रेन्स को, यानी कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, अनाज जो है जितना भी, उसको प्रॉपरली सुखाया जाता है, ड्राइड किया जाता है। तो वो किस में किया जाएगा? ऑप्शंस है, फर्स्ट है सन, सेकंड है एयर, थर्ड है फैन एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट किया करो भाई, लेजी मत बनो, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन। सूरज जो है उसकी धूप में हम अपने ग्रेन्स को क्या करते हैं, अपने ग्रेन्स को हम सुखाते हैं, और सुखाना भी चाहिए। जैसे कि अगर आपको स्टोर करना है किसी भी ग्रेन को, जैसे कि ग्रेन के अंदर हम ले सकते हैं आपका वीट, ले सकते हैं गेहूँ, आपका राइस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये दो चीज़ें ली हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आप जब बाज़ार से भी एक साथ बहुत सारे जो राइस या वीट है उसको ले आते हो, तो उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद हमें उसको स्टोर करके रखना होता है ना। और स्टोर करने के लिए अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो चावल हैं, अब आजकल मिलावट बहुत होती है, जो चावल हैं उसमें कंकड़ भी आ जाते हैं, एक दो छोटे छोटे, तो उनको बाहर निकालना होता है। जो गेहूँ होते हैं उसमें हल्की हल्की मिट्टी आ जाती है, उसको बाहर निकालना होता है। तो जो हमारी मदर होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि हम इनको वॉश करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, वॉश। वॉश यानी कि हम इनको धो देंगे अच्छे से, और धोने के बाद जो है उनके अंदर से जितना भी कचरा होगा, वेस्ट होगा, वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अब वो गीले हो चुके हैं, है ना, अब वो सूखे नहीं रहे, वो गीले हो गए, तो अब उनको सुखाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, हमें उसको संभाल कर स्टोर करना है। तो जब हम उसको ड्राई करेंगे, जब हम उसको ड्राई करते हैं तो हम किसी फ़ैन वगैरह के नीचे नहीं करते हैं, हम हमेशा सन में करते हैं, सूरज की रोशनी में करते हैं। सूरज की रोशनी में करने का सबसे एक बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि जितना भी मतलब उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह है या कोई और चीज़ है, वो वहाँ से चली जाती है, मतलब वो हट जाती है, ठीक है। क्योंकि सूरज की धूप कितनी ज़्यादा कड़क और कितनी ज़्यादा तेज़ होती है ना। सर्दियों की बात दूसरी है, गर्मियों की बात करें तो आप बाहर रह नहीं सकते हो 2-3 घंटे के लिए धूप में, है ना। लेकिन हम अपने ग्रेन्स को धूप में सुखाते हैं, ताकि उनमें से एक तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उनमें से जो है आपका जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी जो होती है, मॉइस्चर, वो बिल्कुल हट जाता है। तो नमी जो है बिल्कुल हटाने के लिए हम उसको सूरज की धूप में ही सुखाएंगे, ठीक है, सन। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड। ओके, सो क्वेश्चन बोला गया है कि जो प्लांट्स हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट जो होते हैं, जो कि एक साथ उगाए जाते हैं और एक ही प्लेस पर उगाए जाते हैं, वो भी लार्ज स्केल में, उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉप्स, सेकंड है पल्सेस, थर्ड है क्रिल्स एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। और अगर कोई न्यू बच्चा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब कर लो हमारे SOSC यूनिकन्स वाले चैनल को, एंड योनिक क्लासेस को भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। योनिक क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो है फर्स्ट चैनल है जिससे हमारी मुलाकात हुई थी, और सेकंड चैनल है हमारा SOSC योनिकन्स। तो इन दोनों ही चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत सारे मतलब सिमिलर ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं, कि एक ही प्लांट है, उसका बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको एक साथ उगाया भी जाता है, कल्टीवेट भी किया जाता है, वो भी एक ही प्लेस पर और लार्ज स्केल में, यानी कि बहुत सारे अमाउंट में, तो उसको हम हमेशा बोलते हैं क्या, क्रॉप। इसलिए आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है चैप्टर नंबर 2 से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फॉय। आई थिंक आपने चैप्टर के बहुत सारे मतलब वो भी किए होंगे, MCQs पहले भी किए होंगे यूनिक क्लासेस पर। अगर नहीं किए हैं तो उन्हें भी करो, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है पेपर में, तो ज़रूर करके जाना है चैप्टर नंबर 2 तो। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द माइक्रोब्स फॉर मलेरिया डिजीज इज कैरिड बाय। यानी कि मलेरिया एक डिजीज होती है, आपने सुना ही होगा कि ये बोला जाता है कि इसको मलेरिया हो गया है ना। तो वो कहाँ से आती है, कौन लेकर आता है मलेरिया डिजीज को। इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो, सेकंड है मेल एनोफेलिस मॉस्किटो, थर्ड है फीमेल एड्स मॉस्किटो, एंड फोर्थ है फीमेल एड्स मॉस्किटो, सॉरी मेल एड्स मॉस्किटो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, और जल्दी जल्दी लाइक कर दो जो बच्चा नया जुड़ता जा रहा है क्लास में। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। याद रखना कि जो फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो होता है आपका, वो तो मलेरिया को कैरी करता है, यानी कि वो मलेरिया जो है उसी की वजह से होता है। और जो फीमेल एड्स मॉस्किटो होता है उसकी वजह से क्या होता है, जल्दी किससे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, उसकी वजह से आपका क्या होता है, डेंगू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा करेक्ट होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है मलेरिया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, हम्म
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय। जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की, वो किसने डिस्कवर की, यानी कि किसने उसकी खोज की, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। और ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल याद कर लो। अच्छा, एक है आपका पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जो है वो किसने डिस्कवर किया, ये आपका HW है, यानी कि होमवर्क है। हर बच्चा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे। अभी अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसने डिस्कवर की है स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन। तो फर्स्ट ऑप्शन है लुइस पास्चर, सेकंड है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, थर्ड है एडवर्ड जीनर एंड फोर्थ है जॉन मेंडल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। और कौन से ईयर में की थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर इज। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है ना। नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है। और आपने चैप्टर 2 में नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ी होगी। ठीक, तो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है, परसेंटेज में क्वेश्चन जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कितने अमाउंट में होती है, नाइट्रोजन कितने अमाउंट में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में होती है, और वाटर, वाटर जो है वो भी कितने अमाउंट में होता है। और वाटर में भी एक वाटर होता है फ्रेश वाला, जिसको आप पी सकते हैं। तो फ्रेश वाटर कितने अमाउंट में होता है, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप ज़रूर गूगल से चेक करके आंसर जो है अपना देख लेना और याद कर लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो आपका जो नाइट्रोजन गैस है वो होती है टोटल, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट है 58%, सेकेंड है 68%, थर्ड है 78% एंड फोर्थ है आपका 88%। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 78%। जो नाइट्रोजन है हमेशा याद रखना, वो 78% जो है प्रेजेंट होती है हमारी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज कॉल्ड। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, किसके द्वारा, यीस्ट के द्वारा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और पास्चराइजेशन यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस में दिया हुआ है। सो व्हाट इज पास्चराइजेशन, ये क्या होता है, आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। पास्चराइजेशन को हिंदी में पाश्चुरीकरण भी बोला जाता है। और ये जो है ये लुइस पास्चर लेकर आए थे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आंसर मतलब होमवर्क था ना आपका, ये मैंने आपको बता दिया। ये डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। कैसे, इसमें क्या होता है, जैसे कि जो दूध होता है, मिल्क जो होता है, वो क्या होता है, वो जल्द ही खराब हो जाता है, तकरीबन 1-2 दिन में खराब हो जाता है। सर्दियों में 2 दिन तक चल जाता है, गर्मियों में तो 1 दिन में खराब हो जाता है। और अगर आप गर्मियों में रेफ्रिजरेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दूध आधे दिन में भी खराब हो जाता है ना। इसलिए आप जैसे शॉप से ख़रीद के लाते हो उसे फ्रिज में रख देते हो, रेफ्रिजरेटर में। ओके, तो पास्चराइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये मिल्क के ऊपर यूज़ किया जाता है। क्यों होता है ये, जितने भी आपके माइक्रोब्स होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि अब मिल्क जो है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हटाने के लिए क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले मिल्क को जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। मतलब कि उसको बहुत हीट जो है, बहुत टेम्परेचर पर मिल्क को गर्म किया जाता है, बिल्कुल उबाल दिया जाता है, ये मान के चलो। और फिर एकदम से उस सारे के सारे मिल्क को जो है ठंडे टेम्परेचर में रख देते हैं। यानी कि अब जो है टेम्परेचर को कोल्ड कर देते हैं, मीन्स बहुत कूल, जो टेम्परेचर है वो बहुत कूल कर देते हैं। जिस वजह से क्या होता है, हीट से एकदम से, जब हीट में मतलब कि गर्म था दूध और वो जो है कूल डाउन होगा एकदम से, तो क्या हो जाएगा, आपके जितने भी माइक्रोब्स वगैरह हैं वो क्या होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरीके से मिल्क के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आपका यहाँ से पास्चराइजेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वो प्रोसेस जिसमें कि शुगर कन्वर्ट होती है यीस्ट में, सॉरी यीस्ट में नहीं, शुगर कन्वर्ट होती है अल्कोहल में बाय यीस्ट, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। सो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय, जो डिजीज होती हैं पोलियो और चिकन पॉक्स, ये किसके द्वारा होती है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंगई, थर्ड है वायरस एंड फोर्थ है आपका वॉर्म्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो वायरस होता है उसके द्वारा होते हैं चिकन पॉक्स और पोलियो। पोलियो एंड चिकन पॉक्स ये दोनों जो है किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ जल्दी से। अगेन बोलूँगी, आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करो। और वैसे मैं सही बताऊँ ना, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत सपोर्ट भी करते हैं मुझे। और मुझे कल मतलब मैंने SOS यूनिकन्स चैनल स्टार्ट किया और इतनी जल्दी इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए। मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी ऐसा कि इतनी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन आप सबके प्यार और आप सबके सपोर्ट ने मेरा दिल जो है ना बहुत मतलब बिल्कुल जीत लिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और दिल से सच में थैंक यू। जब आपके काम को, आपके मेहनत को थोड़ा सा ही सही एप्रिसिएशन मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है। और मुझे तो यहाँ पे आप सब ने इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन भी दिया और मेरे पास कमेंट्स भी इतनी सारी आती हैं। बहुत सारी कमेंट्स तो ऐसी भी होती है कि बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने बहुत कुछ जीत लिया, मेरे को ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं और उसके बाद हमें जो है अपनी तारीफ़ थोड़ी सी सुनने को मिलती है। आप सबको भी अच्छा लगता है ना जब आपके पेरेंट्स आपको जो है मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से मेरे लिए भी आपके मोटिवेशन की मतलब मेरे को बहुत ज़रूरत होती है। और जितनी भी मैं ये क्लासेस वगैरह लेकर आती हूँ, अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होती है, मैं जब भी लेकर आती हूँ तो वो आप सभी के प्यार, आप सभी के मोटिवेशन की वजह से ही, मतलब मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती हूँ कि 1-2 दिन की बात है, क्या हो गया, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो बाद में आराम कर लेंगे। अभी जो है अभी आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, तो उसको मैं बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती कि आप सभी जो हैं अच्छे से अपनी मेहनत करो। और किसी के मन में ये ना रहे कि हमारी किसी भी चैनल ने जो है प्रिपरेशन नहीं कराई। तो योनी क्लासेस का और आपका SOSE यूनिकन्स का हमेशा हमेशा से, मतलब योनिक क्लासेस का तो अभी मतलब हमेशा से ऐसा रहा है कि हमेशा हमें आप सभी की प्रिपरेशन करानी है। और SOSE यूनिकन्स भी अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये दोनों जब मिलकर तैयारी करेंगे साथ में तो आपका ज़रूर होगा पार। और मैंने जो नारा दिया था कि योनिक क्लासेस का नारा है SOSE हमारा है, तो काफ़ी बच्चों ने उस नारे के लिए मतलब इतने सारे कमेंट्स भी किए हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे उन सारी चीज़ों को अपना रहे हैं। तो चलिए, ये तो थोड़ी सी अपनी दिल की बात मैंने आज आप सभी के साथ कही। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी आई थिंक सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड डिपेंडेंट ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन। यानी कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं मतलब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जल्दी से मुझे कमेंट में इसका करेक्ट आंसर बताओ। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, फर्स्ट है एल्गी, सेकेंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है वायरसेस एंड फोर्थ है बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा वायरसेस। जो वायरस होता है, वायरस जो होता है वो एक तो वो होता है नॉट सेल्यूलर, ठीक है, वो होता है नॉन सेल्यूलर, वी कैन से नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और साथ ही जो है इसमें कोई भी आइडेंटिफाई न्यूक्ली नहीं होती है। तो ये जो है ये पूरा पूरा डिपेंडेंट होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि जिसकी भी बॉडी पर जो है ये सर्वाइव कर रहा है वायरस, उसके लिए ही फिर उसी के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन जैम्स एंड पिकल्स। जैम्स और पिकल्स आपने बहुत खाए होंगे और लंच बॉक्स में भी लेकर जाते होंगे अपने स्कूल में। हम भी लेकर जाते थे अपने टाइम पे, आज याद करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, हम बड़ी मस्ती करते थे स्कूल में। अच्छा लगता था स्कूल में लंच बॉक्स में, लंच का मतलब बहुत अच्छा पीरियड रहता था। और ऐसा भी करते थे कि लंच होने से पहले भी खा लेते थे कभी कभार। तो कौन कौन बच्चा ऐसा करता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे भी वे सारी जो एक्टिविटीज़ हम करते थे वो होती हैं या नहीं होती हैं।
और आपको स्कूल में मतलब अच्छा लगता है या फिर आपको घर पे अच्छा लगता है, ये चीज़ मुझे बताना। क्योंकि हम जब गर्मी की छुट्टियों के बाद जाते थे ना, तो हमारी कम से कम 1 से डेढ़ महीने की जो है छुट्टियाँ हो जाती थी पूरी-पूरी। तो इस बीच में मतलब ऐसा हो जाता था कि अब तो स्कूल जाना ही है, और अब स्कूल छूट गया है तो थोड़ा बुरा भी लगता है, बट थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है कि हाँ, हमने अपनी सारी जो पढ़ाई है 12th तक की, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और 12th तक की पढ़ाई करते-करते हमें लाइफ से बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है। आप सभी को भी मिला होगा, जब आपने नर्सरी से पढ़ाई स्टार्ट की होगी और अभी आप 8th क्लास तक आ गए हो, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, हर किसी से, किसी दूसरी क्लास से भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। इनफैक्ट मेरा मानना तो ये है कि एक टीचर जो होता है वो भी अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता है। और सही बताऊँ ना, तो यूट्यूब पे भी जो बच्चे हैं जो कमेंट्स करते हैं, वो मुझे बहुत कुछ नई नई और अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं। तो कुछ अच्छी आदतें मुझे आपकी लेनी चाहिए और कुछ अच्छी आदतें मेरी आपको जो है लेनी चाहिए, क्योंकि गुड हैबिट्स अगर हम लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है ना। तो नेक्स्ट, अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ था, मैं थोड़ा क्वेश्चन से दूसरी तरफ चली गई थी। हाँ, क्वेश्चन बोला हुआ है कि हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं जैम्स में और पिकल्स में। तो जैम्स यानी कि जो ये जैम्स आते हैं मीठे होते हैं टेस्ट में, एंड पिकल्स जो हैं जो कि आपके खट्टे मीठे होते हैं, सॉल्टी भी होते हैं, जैसे कि आम का अचार होता है, नींबू का होता है, मिर्ची का होता है, बहुत सारे होते हैं ना। तो इनको प्रिजर्व भी तो करना पड़ता है। आपने सुना होगा कि आप कोई भी ब्रांड का ला रहे हो पीकल, तो कम से कम उसका जो है एक्सपायरी कम से कम 6 to 12 मंथ्स की तो होती है। आप आराम से उसको 6 to 12 मंथ्स जो है आराम से आप उसको खा सकते हो, है ना। ऐसा होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? घर पे भी अगर आप पीकल बना रहे हो, आपकी मम्मी ने कभी घर पे अचार डाला होगा आम का या किसी और किसी भी मतलब उसका, तो उससे क्या होता है, आपकी मम्मी भी उसको स्टोर करके रखती है। और स्टोर करने के लिए हम तो घर पे प्रिजर्वेटिव चीज़ें नहीं डालते, प्रिजर्वेशन के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं, हम नेचुरल प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, ऑल्सो हम ऑयल का यूज़ करते हैं, और अम, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम पहले अचार डालने से पहले उन्हें धूप में भी सुखाते हैं। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है मार्केट के पिकल्स की, मार्केट के पिकल्स एंड जैम्स की। तो इनमें जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है वो आपका होता है सोडियम बेंजोनेट। कभी भी आप रीड करके देखना, जो पीछे होता है पिकल एंड जैम के डिब्बे के पीछे आप रीड करके देखना, वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स होंगे और उसमें लिखा होगा कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ किए हुए हैं। कोई कोई तो प्रिजर्वेटिव्स के नेम को मेंशन कर देता है, कोई कोई नहीं करता है। तो जिसने किया होगा उसमें आई थिंक सोडियम बेंजोनेट तो ज़रूर किया होगा। और ये आपके एनसीईआरटी में भी है सोडियम बेंजोनेट, जिसने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा है उसको पता होगा। तो करेक्ट आंसर आपका सोडियम बेंजोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग पीस ऑफ सॉइल आर कॉल्ड। जो सॉइल है उसका एक बड़ा सा जो पीस होता है, टुकड़ा होता है एक बड़ा सा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं, देखो सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा क्या बच्चों का खेल मैम पढ़ा रही है ये वाले क्वेश्चन को, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि जिसको इसका आंसर आता है उसके लिए तो चुटकियों का काम है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो नंबर भी कटवा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टोन्स, सेकंड है क्रम्स, थर्ड है सैंड एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपका क्रम्स। क्रम्स जो है वो मिट्टी के बिग पीस होते हैं, बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बड़े बड़े से आपके टुकड़े होते हैं। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एट होम टू स्टोर ग्रेन्स वी यूज़। अच्छा, घरों में भी हम जो है अनाज को, ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, और गेहूं को तो सभी रखते हैं, है ना। चावल तो फिर भी कम लाते हैं हम, लेकिन गेहूं जो है उसको तो सभी स्टोर करके रखते हैं, हम भी रखते थे पहले। अब तो खैर काफ़ी सारी नई चीज़ें चल गई हैं। हाँ, कोई कोई नहीं भी रखता है गेहूं को स्टोर करके, बिकॉज काफ़ी सारे रेडीमेड बाहर का ही जो आटा है फ्लार, उसी को लाकर खाते हैं, है ना। लेकिन जो स्टोर करके रखता है उसको एक चीज़ पता होगी कि हम जो है उनको स्टोर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट है वेट नीम लीव्स, सेकेंड है ड्राइड नीम लीव्स, थर्ड है ड्राइड मैंगो लीव्स एंड फोर्थ है ड्राइड पीपल लीव्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, आपने अगर कभी किया हो या आप
आपने नहीं किया हो, चलो आपने कभी किया ही नहीं होगा, आई थिंक आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी किया होगा। तो अपनी मम्मा से पूछना, अपनी मम्मी से पूछना कि हम जो ग्रेन्स है उनको जब स्टोर करते हैं घर में तो हम क्या चीज़ उसमें यूज़ करते हैं। आपकी मम्मा का आंसर हमेशा होगा कि हम नीम की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ड्राइड नीम लीव्स। हमने तो इसको किया है, मैंने देखा भी है, खुद से नहीं किया बट मैंने देखा है अपने घर में करते हुए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम लीव्स। नीम का पेड़ होता है और नीम के काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। नीम फेस वॉश तो सभी यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो नीम का पत्ता भी आपने देखा होगा जो लीफ होती है, तो इसी तरीके से उन पत्तियों को ही हम जो है अपने ग्रेन्स में डाल देते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पत्तियों को लेकर, बड़े बड़े पत्तियों को लेकर सूखी हुई उनको डाल देते हैं जिस भी बॉक्स में हम उसको स्टोर कर रहे हैं बड़े से, और फिर उसको बंद करके रख देते हैं। नीम से क्या होता है, नीम की जो स्मेल होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से जितने भी ये इंसेक्ट्स वगैरह हैं, रेड्स वगैरह हैं, वो नहीं आते हैं, मतलब उनको चिढ़ होती है नीम से, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आपको पता है कि सेल के अंदर मिलता है, लेकिन सेल में भी कहाँ, सेल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, और प्लास्टिड है, सेल वॉल है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी हैं। लेकिन बात की हुई है क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल्स यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड। केमिकल्स जो कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है। उनको आप सभी के पास ऑप्शंस है, फर्स्ट है पेस्टिसाइड, सेकेंड है इंसेक्टिसाइड्स, थर्ड है वीडिसाइड्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्यों, क्योंकि देखो याद रख सकते हो कि हमें किसको कंट्रोल करना है, वीड्स को कंट्रोल करना है, तो उनके लिए जो केमिकल्स हम यूज़ करेंगे उसका नाम हो जाएगा वीडिसाइड्स। इस तरीके से अगर हमें पेस्ट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम जो केमिकल्स का यूज़ करेंगे, स्प्रे वगैरह का यूज़ करेंगे, वो आपका हो जाएगा पेस्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट है। और आई थिंक आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर्स तो दे ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपने यूनिक क्लासेस पे मैथ्स की जो इन शॉर्ट आपकी जो वन शॉट क्लास है मैथ्स की, वन शॉट जो आपकी क्लास है आई थिंक आपने वो देखी होगी, तकरीबन 1.5 घंटे की है, उसको देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसमें कराई है। और कल भी आपके लिए साइंस की क्लास आई थी, स्टेम और AFPS दोनों के लिए यूनिक क्लासेस पे और वो भी आपने देखी होगी, वो भी 1 घंटे की थी। और कल जो है SOSE यूनिकन्स पे रीजनिंग की क्लास आई थी, तो जिस बच्चे ने आपने रीजनिंग की क्लास नहीं देखी यानी कि मेंटल एबिलिटी की, वो भी देखो, मैंने उसमें पेपर फोल्डिंग वाली चीज़ें कराई थी, तो उसको भी देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स टेक प्लेस। जो ह्यूमंस होती हैं जिसमें कि फर्टिलाइज्ड एग जो है डेवलप होता है, तो वो कहाँ पर होता है। देखो ये चीज़ तो पता है कि वो इंटरनली होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, फर्स्ट है ओवरी, सेकंड है ओविडक्ट, थर्ड है टेस्टिस एंड फोर्थ है यूट्रस। सो देखो सी तो अपने आप से कट हो जाएगा, बिकॉज ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर आता है। एंड जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, वो सब कुछ जो बेबी को होल्ड करता है वो सब कुछ एक फीमेल करती है ना। तो इसीलिए फीमेल के, अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से पार्ट्स को देखते हैं। सो फर्स्ट है ओवरी, ओवरी तो नहीं होता है, ठीक, ओवरी तो नहीं होता है। बात करते हैं नेक्स्ट बी की। बी यानी कि ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब भी होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या है, फ्यूज़न होता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, तो ये किस में होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। और ये होता है आपका ओविडक्ट या फिर वी कैन से फैलोपियन ट्यूब। और जो लास्ट ऑप्शन है डी, ये आपका करेक्ट है, बिकॉज जो यूटरस होता है वही क्या है, वही होल्ड करता है फर्टिलाइज्ड एग को, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। सेल मेम्ब्रेन के दूसरे नाम को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो आपका क्या होगा, ऑप्शन आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है सेल वॉल, थर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सॉरी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर्ड ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स। कुछ कलर ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मिलते हैं प्लांट्स में, जो कि उनको क्या करते हैं, उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? कुछ कुछ बच्चे इसको क्लोरोफिल को करेक्ट करेंगे, बट ये करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट आपका होगा प्लास्टिड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ मीडियम्स इन गिवन बिलो। कुछ मीडियम्स जो है वो गिवन बिलो हैं, लिस्ट। फर्स्ट है वुड, सेकंड है वाटर, थर्ड है एयर, फोर्थ है वैक्यूम। क्वेश्चन बोला गया है इन विच ऑफ दीज मीडियम्स कैन साउंड ट्रेवल, यानी कि इन चारों में से कौन से मीडियम में साउंड ट्रेवल करेगी। तो ध्यान से देखो, साउंड जो है वुड में भी करेगी, वाटर में भी करेगी और एयर में भी करेगी, लेकिन वैक्यूम में नहीं करेगी, क्योंकि वैक्यूम जो है कोई भी जो मीडियम है वो नहीं होता है, ये कोई भी मीडियम जो है नहीं होता है। इसलिए आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज। एक ऑब्जेक्ट है जो कि वाइब्रेट कर रहा है 50 हर्ट्ज पे, ठीक है, 50 हर्ट्ज पे। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारे को निकालना है, वो क्या हो जाएगा, 50 इक्वल टू में 1 में टी होता है। तो अगर मैं टी की बात करूं तो टी कैसे निकलेगा, आपका टी निकल जाएगा 1/50 करके, है ना। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.02 सेकेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेल्स द सेक्स क्रोमोजोम कंसिस्ट। जो मेल होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोजोम कौन कंसिस्ट करते हैं, मतलब कौन से सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि टोटल पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हमारे अंदर 23 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं हमारे अंदर क्रोमोजोम्स के। उसमें से 22 तो ऑटोसम्स होते हैं, ठीक है, ऑटोजम्स होते हैं 22 तो, एंड 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम का, जो कि मेल के अंदर हमारे को बताना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा इसमें, जो है क्या होगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1X एंड 1Y, यानी कि वो एक एक्स को कंटेन करता है और एक वाई को कंटेन करता है अपने सेक्स क्रोमोजोम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज। एक एम्प्टी स्ट्रक्चर दिखता है हमें साइटोप्लाज्म में, उसको हम क्या नाम देते हैं। ऑप्शंस है, फर्स्ट है वैक्यूल, सेकेंड है प्लास्टिड, थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फोर्थ आपका न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूल्स। इसको वैक्यूल्स का नाम दिया जाता है। प्लांट्स में ये बड़ा होता है और जो एनिमल्स का सेल होता है उसमें छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अडोलसेंस पीरियड इज। जो अडोलसेंस पीरियड होता है वो कौन सा, मतलब कौन सी एज पीरियड का होता है वो। अभी अगर मैं कहूँ तो आप सभी एडोलसेंस के अंदर हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 11 to 19 ईयर्स का जो पीरियड होता है, एज होती है 11 to 19 की, वो आपकी होती है अडोलसेंस की पीरियड। तो आप सभी अडोलसेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a sperm having X chromosome fuse with the ovum, the child will born. Okay, तो क्वेश्चन क्या हुआ है कि अगर जो स्पर्म है उसके वो हैव करता है, उसके पास है एक्स क्रोमोजोम और वो फ्यूज करता है ओवियम के साथ, तो जो चाइल्ड बोर्न होगा वो कौन होगा, फीमेल होगा या मेल होगा। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था अभी ऊपर कि मेल जो है उसके पास 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, सॉरी। एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ये 2 होते हैं। अगर इसमें से मेल के पास ऑब्वियसली स्पर्म जो है वो मेल का ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो जो स्पर्म है अगर वो एक्स को कंटेन कर रहा है और फीमेल जो है उसके पास क्या होते हैं, उसके पास सेक्स क्रोमोजोम होते हैं एक्स एक्स। तो अगर जो मेल है वो एक्स क्रोमोजोम को कंटेन कर रहा है और वो किससे फ्यूज कर रहा है, ओवियम से फ्यूज कर रहा है, सो ऑब्वियसली ओवियम में भी कोई एक जो है एक्स ही होगा, क्योंकि इसके पास तो दोनों एक्स है, इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो एक्स और एक्स मिलकर क्या बनेंगे, अगेन एक फीमेल जो है उसका क्या हो जाएगा, उसका बर्थ होगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म। एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टिश्यू। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए ना तो थायराइड भी हो सकता है। तो आपको थायराइड से नाम पता ही चल गया होगा कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वही प्रोड्यूस करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो थायराइड हो जाता है, जिसमें कि जो हमारी नेक होती है वो क्या कर जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द केमिकल सब्सटेंस विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कोल्ड। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं। ऑप्शन ए है पबर्टी, सेकंड है हॉर्मोन्स, सी है एस्ट्रोजन एंड डी है एडोलसेंस। देखो पबर्टी एंड आपका एडोलसेंस ये दोनों कट हो जाएंगे, बिकॉज ये नाम दिया जाता है कि मतलब जो आपकी किशोर अवस्था होती है उसका नाम दिया जाता है एडोलसेंस या फिर पबर्टी, तो ये दोनों गलत है। एस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोजन जो है फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है। किसका होता है, फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है। और टेस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो मेल का सेक्स हार्मोन होता है। कौन, टेस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्ट्रोजन, ये चीज़ याद रखना। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर बी और यही करेक्ट है, हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, हॉर्मोन्स। मतलब कि ऐसे जो केमिकल सब्सटेंस एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सिक्रीट करती है उनको हम नाम देते हैं हॉर्मोन्स का। और हॉर्मोन्स के अंदर खाली सेक्स हॉर्मोन्स ही नहीं होते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगनिंग ऑफ मैंस्टुरेशन एंड पबर्टी इज कॉल्ड। मैंस्टुरेशन जो है मतलब कि मैंस्टुरेशन की शुरुआत पबर्टी में क्या कहलाती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो मैंस्टुरेशन की शुरुआत हो रही है, सो ऑब्वियसली उसको हम मैंस्टुरेशन तो नहीं बोलेंगे, है ना। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैनार्की। मैनार्की, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट है। यानी कि यहाँ मैनार्की का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, और हाँ एक चीज़ और, जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं वो किस एज में स्टार्ट हो जाते हैं, मान के चलो 10 to 16, मतलब इतनी एज में हो जाने चाहिए मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, 16 तो बहुत ही लेट हो जाता है, उससे पहले ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, तो एज भी आई थिंक पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मैंस्टुरेशन कॉल्ड। जब मैंस्टुरेशन जो है स्टॉप हो जाते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। मतलब जब पीरियड्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मंथ में ख़त्म हो गए, नो, लाइफ लॉन्ग की अब जो है मैंस्टुरेशन होगा ही नहीं। तो वो होता है आपका एज 45 to 50 की एज में आपका हो जाता है वो। ठीक है, 45 to 50 की एज में हो जाता है फीमेल्स में। तो ये जो है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं मेनोपोज। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पोज से आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर वो चीज़ रुक गई है, तो इसलिए ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, मेनोपोज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। ओके, रिप्रोडक्शन एज जो है वुमेन्स में कब स्टार्ट होती है, जब उनका क्या हो जाता है, उनके जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जब उनके पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो है रिप्रोडक्शन एज, यानी कि अब जो है फीमेल जो है, गर्ल्स जो हैं वो कैपेबल है किसी बेबी को होल्ड करने के लिए। ठीक है, वो कैपेबल है मदर बनने के लिए। तो वो चीज़ कब से स्टार्ट हो जाती है, जब से उनके मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। वो पीरियड लाइफ का जिसमें कि जो बॉडी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जिसमें कि एक चीज़ आपका ये आता है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट है चाइल्डहुड, सेकंड है एडोलसेंस, थर्ड है ग्रोन अप, फोर्थ है ओल्ड एज। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एडोलसेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियर ऑफ देयर सेल। तो ये तो मैंने आपको बहुत पहले, मतलब अभी 5-10 मिनट पहले ही बताया था, क्वेश्चन भी आया था तो मैंने बता दिया था कि हमारे अंदर टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर बता रही हूँ मैं, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो 46 आएंगे। ठीक है,
पेयर पूछा जा रहा है तो वो 23 आएंगे। और अगर ये पूछा जा रहा है कि हमारे अंदर सेक्स हार्मोन सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है पेयर, तो वो 1 पेयर होता है। और अगर पूछा जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो वो आपके 2 होंगे, है ना, क्योंकि एक पेयर में जो है दो क्रोमोसोम जो है उनको रखा जा रहा है। और अगर पूछा जा रहा है कि टोटल ऑटोजम्स कितने होते हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। और अगर पूछा जा रहा है कि टोटल पेयर ऑफ ऑटोजम्स कितने होते हैं, सो ऑब्वियसली वो आपके हो जाएंगे 22 पेयर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता दी है चैप्टर से रिलेटेड। अब आपको कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आते आते आप उसको छोड़ के आओ, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। और OMR का वीडियो देख लेना, OMR की वीडियो, ये कैसे OMR को फिल करना है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं एक वायर में, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आपके पास गिवन है। फर्स्ट है सोनोरिटी, सेकंड है मोबिलिटी, थर्ड है डक्टिलिटी एंड फोर्थ है लस्ट्रस। करेक्ट आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर जिससे कि हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक वायर में, मतलब मार पीट के। ऑब्वियसली वैसे तो नहीं कर सकते ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू शीट्स, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या मेटल्स को बीट करके क्या कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। और लस्ट्रस क्या बोलते हैं, जिसमें कि मेटल्स जो है शाइन करते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं। सोनोरिटी ऑब्वियसली आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देख ही लिया, डक्टिलिटी भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन द ऑक्साइड इज फॉर्म्ड डैश इन नेचर। जब सल्फर जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ये चीज़ याद रखना, वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, डाइऑक्साइड वो किस नेचर की होती है, वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी, एसिडिक नेचर की, इसलिए सी वो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जल्दी जल्दी भाई अब तो लाइक कर दो, अब तो इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए तो जल्दी जल्दी लाइक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर इन रिएक्शन विद एयर, यानी कि कौन सा मेटल है जो कि क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटेशियम। पोटेशियम बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या कर देगा, आग को पकड़ लेगा, जिससे कि पूरा कमरा या फिर जिस भी प्लेस पे वो रखा गया है वो जल जाता है। इसलिए इसको जो है कैप्ट करके रखा जाता है लेबोरेटरी में। अच्छा, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तभी तो इतनी एंडिंग तक आए हो। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे तो काफ़ी बच्चों ने किया हुआ होगा। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, तो उसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। और हमारी यूनिक क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और SOSC यूनिकन्स को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और एक लाइव क्लास लाने की मैं सोच रही हूँ, जैसे ही पूरा होता है क्राइटेरिया लाइव क्लास का, मैं जल्दी से लाइव क्लास आपके लिए लाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी।